नमस्कार। आज की वीडियो में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पुस्तक, और इस पुस्तक में हमने अब तक कार्ल मार्क्स के विभिन्न सिद्धांत जो थे उनके बारे में पढ़ा। हमने मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देखा। आज उसी क्रम में हम मार्क्स के अन्य विचारों की यहाँ विवेचना करेंगे। तो इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे मार्क्स के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार। मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उसको उसने विभिन्न बिंदुओं के आधार पर प्रतिपादित किया है। सर्वप्रथम आता है राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग भेद। मार्क्स की विचारधारा जो है वो सामान्य विचारधारा से ठीक विपरीत है। जैसा कि प्लेटो, अरस्तु या अन्य जो विचारक हैं वो राज्य को एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं जिसका संबंध मनुष्य के जीवन से रहता है। लेकिन मार्क्स ऐसे विचारक रहे जिन्होंने राज्य को नैतिक संस्था नहीं बल्कि वर्गीय संस्था के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने ये माना कि आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों के लिए कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए सभी समाज के लोग जो हैं वो मिलजुल कर प्रबंध का कार्य करते थे। राज्य का कोई अस्तित्व भी नहीं था। लेकिन दास युग तक आते आते स्थितियों में परिवर्तन हो गया और दासों का शोषण शुरू हो गया। इसके बाद जो भी अवस्थाएं आईं, धीरे धीरे उनमें शोषण का आधार जो था वो बढ़ता चला गया और समाज में दो प्रकार के वर्ग उत्पन्न हो गए, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। तो इस तरीके से शोषक और शोषित के बीच राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। अगला जो बिंदु राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में माना मार्क्स ने वो है राज्य और शासन शोषण के यंत्र। मार्क्स ये कहता है कि राज्य का उदय वर्ग भेद के कारण हुआ और राज्य संस्था के द्वारा सदैव ही शोषण किया गया। शोषक वर्ग जो था उसके सहायक के रूप में कार्य किया। सामंती युग आया तो सामंतों को समस्त अधिकार मिले शक्ति और साधन के, और इसके कारण उन्होंने बहुसंख्यक जो किसान थे उनके ऊपर उनका उत्पीड़न किया। इसी तरीके से जब पूंजीवादी युग आया तो पूंजीपतियों का आधिपत्य हो गया और पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाने लगा। तो मार्क्स ये कहता है कि प्राचीन काल के जो निरंकुश राज्य थे उन्हीं के समान वर्तमान काल के जो लोकतंत्रीय राज्य हैं उनमें भी शोषण का क्रम चल रहा है। तो इस प्रकार से राज्य और शासन जो हैं वो केवल और केवल शोषण करने की संस्था है, शोषण करने के यंत्र हैं, और इनके द्वारा इनका जो मूल उद्देश्य है वो शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना और जो शोषित वर्ग है उसका अधिक से अधिक शोषण करना रहा है। तीसरा जो बिंदु आता है वो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। मार्क्स कहता है चूँकि वो राज्य को अनावश्यक मानता है और राज्य को समाप्त करने का में विश्वास करता है, इसलिए वो कहता है कि जब साम्यवादी क्रांति होगी तो उसके प्रथम चरण में राज्य का अंत होना संभव नहीं है। पूंजीवाद का जब अंत होगा तो राज्य का कुछ समय के लिए अस्तित्व रहेगा, और जब अस्तित्व रहेगा तो उस समय में सर्वहारा वर्ग जो है उसका अधिनायकत्व स्थापित होगा। इस काल में क्या रहेगा? राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग जो है वो सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ने जो साम्यवादी घोषणा पत्र जो कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो लिखा था उसमें ये कहा कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी सरकार के द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन, पैतृक अधिकारों की समाप्ति, यातायात तथा संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, इनके लिए ये कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को ही वास्तविक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार करता है। अगला और अंतिम बिंदु
जो मार्क्स के द्वारा इसमें माना गया राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में वो है राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना। मार्क्स कहता है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी पूर्णतः अंत हो जाएगा और इसके बाद राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज कैसा होगा? उसमें धर्म, जाति, रंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को अधिकतम न्याय की प्राप्ति हो सकेगी। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन रहेगा। तो इस प्रकार से एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना जो है वो मार्क्स के द्वारा अपने राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत कही गई है। जैसा कि हमने मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ा था और उसमें भी कमोवेश यही बातें जो थी वो मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगले जो विचार हैं वो उसने प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संदर्भ में दिए हैं। प्रजातंत्र के बारे में मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है कि यह धनिकों की संस्थाएं हैं और इस प्रकार से वह इनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की कभी भी रक्षा नहीं हो सकती है और यही कारण है कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह धर्म को जनता के शोषण का वो एक साधन मात्र मानता है। उसका कहना है कि वर्तमान समय की जो चिंतनीय स्थिति हुई है उसके लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही जिम्मेदार है। इतिहास में एक नहीं कितने ही लुई और जार पैदा हुए, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाई है। इसलिए मार्क्स धर्म को जनता की अफीम की संज्ञा देता है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग में आगे नहीं बढ़ना चाहती बल्कि पतन के गहरे गड्ढे में पड़ी रहकर सोते रहना चाहती है। इसी तरह से राष्ट्रवाद के संबंध में भी मार्क्स ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह राष्ट्रवाद को अस्वीकार करता है। उसका कहना है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता और यही कारण है कि उसने विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगाया था। उसका कहना था कि जब व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा और एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का अंत हो जाएगा, वर्ग संघर्ष और शत्रुता के कम होने पर राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का कोई कारण नहीं रहेगा, युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे, तब स्थायी शांति की स्थापना होगी। ये जो विचार हैं ये मार्क्स के विचार हैं जिनकी आलोचना हुई है। जैसे कि प्रजातंत्र के संबंध में जो मार्क्स के विचार हैं उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रजातंत्र में चाहे कितने ही दोष क्यों न हों, लेकिन अब तक जितनी भी शासन व्यवस्थाएं स्थापित हुई हैं उसमें प्रजातंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कही जा सकती है। इसी तरीके से धर्म की जो आलोचना मार्क्स के द्वारा की गई है वो भी उसने गलत की है, क्योंकि वास्तविक धर्म जो है वो भाग्यवाद का संदेश नहीं देता बल्कि कर्मवाद का पाठ पढ़ाता है। और मार्क्सवाद में धर्म और नैतिकता का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है वो एक तरीके से अस्वाभाविक बात कही जा सकती है। इसी तरीके से राष्ट्रवाद को भी मार्क्स ने अस्वीकार किया है, जबकि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद की पहली सीढ़ी है। अंतर्राष्ट्रवाद की धारणा चाहे हम कितनी ही उससे कहें कि आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब तक राष्ट्रवाद की बात नहीं होगी तब तक हम अंतर्राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मार्क्स के द्वारा जो प्रजातंत्र, धर्म, राष्ट्रवाद के विचार प्रस्तुत किए गए वो नितांत ही अस्वीकार करने योग्य कहे जा सकते हैं। यही कारण है कि मार्क्स के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए उसका कहीं न कहीं महत्व है और वो महत्व हम इन निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला महत्व है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन। मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। हम कह सकते हैं वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में मार्क्स का नाम सर्वोपरि है। मार्क्स पहला समाजवादी नहीं था, हालांकि मार्क्स से पूर्व भी रॉबर्ट ओवन,
F.T. मॉरिस, डॉक्टर हॉल, प्रूधो, सेंट साइमन आदि ऐसे समाजवादी विचारक हुए जिन्होंने अपने विचार जो थे वो प्रस्तुत किए, लेकिन मार्क्स ने काल्पनिक विचारधारा से ऊपर उठकर एक व्यवहारिक दर्शन प्रस्तुत किया, एक वैज्ञानिक दर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें विद्यमान विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग भी बताया गया। इस प्रकार समाजवाद को व्यवहारिक या वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जो है वो कार्ल मार्क्स को जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विचार मार्क्स का रहा देन, जिसे हम कह सकते हैं इतिहास की आर्थिक व्याख्या। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इतिहास की आर्थिक व्याख्या को अपूर्ण मानते हुए हमें यह बात तो स्वीकार करनी ही होगी कि समस्त सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक तत्व के महत्व का प्रतिपादन करते हुए मार्क्स ने सामाजिक अध्ययन की एक बहुत ही बड़ी सेवा की है। वैधानिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा विद्यमान जो आर्थिक व्यवस्था की अंतर्निर्भरता थी उसका प्रतिपादन करने का श्रेय जो है वो मार्क्स को जाता है। तीसरी जो महत्व जिसे हम कहेंगे वो है वर्गीय चेतना व एकता को जन्म। मार्क्स की अगर सबसे बड़ी कोई देन है तो वह है श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता की भावना को जन्म देना, उनकी स्थिति में सुधार करना, पूंजीपतियों के समक्ष उनकी स्थिति को सबल बनाना और पूंजीवाद के विरुद्ध अंतिम संघर्ष के लिए तैयार करना। क्योंकि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद का आगमन अवश्यम भावी है और यही कारण है उसने नारा दिया था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। तो इस प्रकार मजदूरों को जोड़ने का कार्य, उनके अंदर चेतना की भावना जागृत करने का कार्य जो है वो मार्क्स के द्वारा किया गया और उसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का निर्माण भी किया। अगला और अंतिम महत्व का बिंदु है आर्थिक गतिविधियों का व्यापक अध्ययन। मार्क्स ने आर्थिक गतिविधियों और जीवन के अन्य क्षेत्रों में जैसा अध्ययन किया वैसा अन्य किसी के द्वारा नहीं किया गया। मार्क्स पहला विचारक था जिसने अति उत्पादन और बेरोजगारी के मध्य संबंध स्थापित किया। उसने यह भी अनुभव किया कि किसी भी राष्ट्र की खुशहाली का एकमात्र साधन जो है वो व्यापार नहीं है, यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सारे दोष उत्पन्न होंगे। उसने यह अनुभव किया कि उद्योगों के यंत्रीकरण का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा और औद्योगिकरण और उद्योगों के स्थानीयकरण के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना का तीव्रता के साथ विकास होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्क्स के विचारों की चाहे जितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन राजनीति विज्ञान को मार्क्स के द्वारा कई महत्वपूर्ण देने रही हैं, जिसके कारण मार्क्स का राजनीतिक विचारकों में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है।